हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 110% ये क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, एक साल भी गैप नहीं है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस क्वेश्चन के बारे में, वो किस चैप्टर का है? वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन का। ये क्वेश्चन आपको हर साल ही पूछता है और ये इतना आसान है, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसके बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आज इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। आपके आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज तारीख हो गया 31, ठीक है, और आपका 4 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है। अगर उस पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन अगर आपको नहीं हुआ तो आप जो बोल दे वो मैं मान लूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपके पास 4 दिन टाइम है और ये क्वेश्चन को आप देखिए और ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि आपका 5 मार्क्स फिक्स है, 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, 5 नंबर फिक्स है। इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का। एक मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, एक इनवर्स मैट्रिक्स का, एक आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये दोनों मिला के आपको देगा 5 + 5 मार्क्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपका ये 10 नंबर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आधा घंटा सफिशिएंट है। तो आप ये हमारा आधे घंटे का वीडियो देखिए और 10 नंबर को आप अपने कब्जे में कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम हर एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सोल्यूशन करते हैं ताकि कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन काफी है, इसी को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपको सोचना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मतलब क्या करना है, ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर करके और उसके बाद बताना है कि सब मिनिमाइज पूछा है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x + 4y, मतलब सबसे कम वैल्यू है किस पॉइंट पर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले मिनिमाइज दिया हुआ क्या, z इज इक्वल टू -3x + 4y। ठीक है, ये हमारा मिनिमाइजेशन का वैल्यू है। इसको अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका काम पड़ेगा सबसे लास्ट में आंसर निकालते वक्त। लेकिन हमारा सब्जेक्ट 2 में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y < 8। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, x + 2y < 8। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y < 12। 3x + 2y < 12, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, और दिया हुआ है x < 0, y < 0। इसका भी ग्राफ में काम पड़ता है लेकिन सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, लेकिन चलिए आप ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दोनों इक्वेशन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। और आप सभी ने जब 10th क्लास का मैथ पढ़े होंगे तो उसमें ग्राफ का जब क्वेश्चन मिलता था, अगर मान लीजिए कि 2 इक्वेशन था, इसी टाइप से 2 इक्वेशन रहता था, उस 2 इक्वेशन से हम लोग x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि x + 2y = 8। ठीक है, हमने यहाँ पर x + 2y = 8 लिखा, यहाँ पर < इसलिए नहीं लिखा कि लेस देन का काम हमें ग्राफ में समझने के लिए वहां पर पता चलेगा कि ये < क्यों दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले सॉल्व करके और x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप सभी ने इस तरीके का बॉक्स बनाते थे। ठीक है, 10th क्लास में, सेम 10th क्लास से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं ना ताकि आपको चीजें आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, तो इस सबसे पहले x देन y, और x की 2 वैल्यू निकालेंगे और y की भी 2 वैल्यू निकालेंगे। और x की वैल्यू निकालने के लिए चाहे y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे कम वैल्यू होगा, सबसे कम वैल्यू हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी, 0 पुट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे
तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, 4 आ गई। अब एक मतलब क्या करते हैं कि जब हम x को 0 किए तो y 4 आ गया, अब हम y को 0 कर लेते हैं, y को 0 कर लेते हैं। ठीक है, हम लेने को यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी ले लें, x की वैल्यू 2 भी ले लें, 3 भी ले लें, लेकिन हम लोग जितना बड़ा नंबर लेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारा ग्राफ उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 5 लेंगे तो y की वैल्यू हो सकता है 10 आएगा, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर मान के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं ताकि हमारा वैल्यू भी छोटा है और इससे हमारा कंफ्यूजन भी कम हो। ठीक है, यहाँ से निकल के अब जब हम y को 0 करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2 इंटू और y को हमने क्या किया, 0 एज्यूम किया, तो 0 इज इक्वल टू 8, x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमने एक इक्वेशन का दो दो वैल्यू निकाल लिया। हमें दो वैल्यू ही क्यों निकालना है, निकालने के लिए तो हमें 10 वैल्यू भी निकाल लें, 20 वैल्यू भी निकाल लें, लेकिन हमें इतना वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो दो वैल्यू निकाला, एक इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, एक फाइनल पॉइंट हो जाएगा। जो कोई भी नंबर लाइन कब करता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट के बीच में, जैसे अगर मान लीजिए 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसके बीच में तो बहुत सारा नंबर है। ठीक है, तो हमने दो ही नंबर निकाला, बाकी दो नंबर से क्या होगा कि हम लोग ग्राफ को एज्यूम कर पाएंगे कि हमारा जो बॉर्डर रीजन है वो किस एरिया में जा रहा है। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था, सेकेंड क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x ये y। सबसे पहले x को हम लोग 0 एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो जब x को 0 एज्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या मेरे पास बचेगा 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू कितना होगा, 6, y इज इक्वल टू 6। मतलब जब x की वैल्यू हमने 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो हमारा y क्या मिल गया, 6 मिल गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, फिर से हम y को 0 एज्यूम कर लेंगे। जो y को 0 एज्यूम करेंगे, चलिए मेरा इक्वेशन क्या है, 3x। ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या किया, y को 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये देखिए y 0 था, मैंने 0 जोड़े, इसलिए यहाँ y हम 0 पुट कर दिए, तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ये 3x के मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड हो जाएगा तो 4 टाइम्स में इसे कैंसिल कर देगा। यहाँ हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके दो दो वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ पर चलते हैं, जो मेन काम है, यही बराबर काम तमाम होता है। देखिए इतना ही करना है एग्जामिनेशन और 5 नंबर आपके हाथों में। इतना करने के लिए हम लोग एक साल तो पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े, लेकिन लास्ट टाइम में 30 मिनट पढ़ने से, 15 मिनट पहले पढ़ने से आपको 10 मार्क्स आ रहा है, तो भाई आपके लिए वो फायदा है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ 10 मिनट टाइम देना, ओनली फॉर 10 मिनट्स आप दीजिए, 10 नंबर, 10 मिनट के बदले में 10 नंबर आपका। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x। इसको लिखना है तो नीचे लिख सकते हैं y डैश, इसको लिख सकते हैं x डैश, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, एस के नीचे आएंगे तो क्या होगा, वाई की नेगेटिव वैल्यू। लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू की जरूरत इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाला है कहीं पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग को नीचे वाले पार्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो नीचे वाले को भी दिखाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक नियम और एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप अगर नहीं चलेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो सिर्फ और सिर्फ उसको आंसर से मतलब है, आंसर आप जैसे निकालिए उसको आंसर दीजिए, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पुट कीजिए, आपको मिलेगा। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, बोर्ड में हर एक स्टेप को चेक किया जाता है कि
आप किस तरीके से बनाए हो, देन उसके बदले में आपको नंबर मिलना है। 10 मिनट आप टाइम दीजिए, 10 मिनट में आप 10 नंबर लेकर के जाइए, इससे बेहतर क्या होगा भाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी निकाले, x की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, मतलब 8। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 8 तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते ये यहाँ पर मेरा 1 है, ये 2 है, यहाँ मान लेते 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये हमारा x एक्सिस है। इसलिए हम 8 तक, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू 8 तक ही है, ज्यादा भी दे सकते हैं, 9, 10, 11 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए y की सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी, 6 है, तो हम लोग ऊपर 6 तक चलेंगे, 1 2 3 4, तो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट में इसको अच्छे से करके नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर हो गया आपका y, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आप लोग जब इसको ग्राफ के पेपर में बनाएंगे तो आपका ये अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ तो मैं ग्राफ और बना नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्ट है, आप लोग उसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू को हर एक एक बॉक्स को हम लोग 5 या 1 मान के चलते हो, तो वहां पर आपका एग्जैक्ट आएगा, ठीक। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि x की वैल्यू जब 0 है, पहले वाले क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था, यही था हमारा पहला क्वेश्चन ना, ठीक है। जब पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हमारा ये ओरिजिन पॉइंट पर आएगा, x की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना है, y 4 है, तो y 4 हमारा क्या, यही कहीं होगा, यही 4 होगा। इसको जब हम लिखना चाहिए इस पॉइंट को, तो क्या लिख सकते हैं, 0,4, 0,4। और ये 0,4 से मतलब क्या हुआ, क्योंकि सर ये जो मेरा है y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये जो वैल्यू है 0 है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है, लेकिन जो y की वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए फिर इसी इक्वेशन में देखते हैं, अगर x की वैल्यू 8 है, अगर x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 कहाँ है, ये है, यही x की वैल्यू 8 है, ये x की वैल्यू 8 है, ये x के x एक्सिस है, तो x की वैल्यू की 8, तो उसमें y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 हमारा कहाँ, यही 0 होगा ओरिजिन। तो मतलब अगर इस पॉइंट को अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8,0, 8,0। और ये 8,0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया x एक्सिस पर, इस एक्सिस पर वो x की वैल्यू तो 8 है, लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए। उसके बाद ये इक्वेशन का तो मेरा काम तमाम हो चुका है। सेकेंड वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, काम तमाम कर लेते हैं। जब इस इक्वेशन की बात करेंगे तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 है। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू ओरिजिन 0 है तो y की वैल्यू 6 है, मतलब ये पॉइंट होगा, ये होगा, ये कितना आ गया हमारा, 0,6 आ गया। अब ये 0,6 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि इस एक्सिस पर x की वैल्यू विल बी 0 एंड y इज इक्वल टू 6। दोनों क्लियर हो गया। देन इसके बाद ये आप देख लीजिए x की वैल्यू जो 4 है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 कौन है, यही 4 है, x की वैल्यू जो 4 है तो y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये ओरिजिन 0। इस पॉइंट को अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4,0 है, बस इतना ही करना था आप लोगों को। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, सबसे पहला जो हम इक्वेशन जो पॉइंट को जब इसमें हम डिनोट किए हैं तो पॉइंट क्या था, ये था 0,4, 0 और 4, उसके बाद सेकेंड था 0,8, ये 0,8 हो गया। तो इस दोनों के एक दूसरे से क्या करते हैं, इस दोनों का मिलाप करा देते हैं, ये दोनों का शादी कराती है, ठीक है, ये दोनों का शादी कराती है, ठीक है, ये दोनों का शादी कराती है। इसके बाद अब ये दोनों बोलेगा भैया तुम दोनों तो मिल गया, हमारा भी मिलन और संगम कराया जाए। इसका भी मिलन कराने के लिए अब देख लीजिए, अब ये दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट था और ये पॉइंट से दोनों का हम क्या करा दिए, मिलन करवा दिए। समझ में आ गया होगा। और ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन कितना था, ये जो हमारा पॉइंट जो आया था 4,0, 0, आपको 6, ये जो हमारा वैल्यू किस इक्वेशन को सॉल्व करके आया था, तो भैया जो मेरा इक्वेशन सॉल्व करके लाए थे 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, यही इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू लाए थे ना। ये देख लीजिए
3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। इसी को सोल्व करके ये वैल्यू लाए थे और इसी वैल्यू को इस ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन ये इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन हमारा ये था 2x प्लस x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ये दोनों ग्राफ को, दोनों इक्वेशन जो था, ये दोनों इक्वेशन को इस ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। अब यहाँ पर बारी आती है, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको कितना पॉइंट मिला। सबसे पहले तो ओरिजिन है, उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को अगर नाम नेम देना चाहें तो इसको हम दे देते हैं, मान लीजिए ए। इसको अगर देना चाहें तो मान लेते हैं बी दे दें, ठीक। इसको अगर देना चाहें तो हम सी दे देते हैं, इस पॉइंट को देना चाहें तो डी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमको कितना पॉइंट मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला। लेकिन जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग यहाँ पर चेक करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है तो जी बिल्कुल हो रहा है। ये लाइन है, ये लाइन, ये और ये लाइन दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग कुछ नेमिंग दे देते हैं, तो नेमिंग दे देते हैं ई, ठीक है। आपको इस बाउंड्री में कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा जिसको हम लोग चेक नहीं कर पाए। सबको चेक कर लिए, इस पॉइंट को चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए, इसको भी और इसको भी, सब हो गया। इसको लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वहां पर आपको इस तरह ग्राफ देकर के बोल देगा कि इस ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमें चेक करना है कि मिनिमाइज जो सबसे कम वैल्यू होगा वो किस पॉइंट पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा कि एरिया। अब एरिया से कहने का मतलब क्या हुआ, अब सिंपल से एक बात आप समझ लीजिए कि कोई एक जमीन होता है, ठीक है, खेत होता है। उस खेत को जब तक आप चारों तरफ से बाउंड्री नहीं कर पाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि उस जमीन का एरिया कितना है। इसे वही एरिया का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का मदद लेंगे। ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ लिखा हूँ इसका, और ये इक्वेशन यहाँ जो लिखा हूँ इसका मदद लेंगे और यहाँ से पता करेंगे एक्चुअल में हमारा कौन सा एरिया बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन वाले एरिया की, इस लाइन वाले का बात करते हैं। तो देखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली चीजें थोड़ा सा समझिए, समझने से आपको क्लियर हो जाएगा। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये लेस देन वाला आएगा इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर नहीं जाकर के नीचे की तरफ आएगा। जैसे अगर लेस देन बोले तो नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। x प्लस 2y की वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है 8 से, नहीं तो 8 से छोटी, ठीक है। ये बोला गया, इससे नीचे आएंगे तो अगर मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन इससे नीचे आएगा, मतलब ये लाइन क्या होगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। ये भी नीचे आएगा, मतलब ये हम इसको रोज दिखाने, मतलब ये लाइन, ये इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि हमारा जो एरिया बॉर्डर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया को हम पसंद कर रहे हैं वो हमारे लाइन से बिलो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ये भी बोल रहा है भैया कि अगर लोगे नीचे वाले एरिया तो हमको भी नीचे ही वाले पसंद है, ठीक है। तो चलिए इसका भी नीचे वाला देख लीजिए, इसका भी नीचे वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, इसका भी नीचे आएगा, ये ठीक है नीचे जाएगा। आप तो समझ में आ गया। अब इसका जब ये इक्वेशन का नीचे आने का मतलब कि भैया हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी एरिया को लिख सकते हैं। अगर हम रिज्यूम किया तो मान लीजिए कि ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को नीचे आने का मतलब कि हम एरिया ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसी एरिया को सेलेक्ट करेंगे जहां पर दोनों इक्वेशन की सहमति बन रही हो। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का एक कॉमन रीजन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये लाइन, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये लाइन, अगर इस लाइन से अगर ये वाला एरिया को ले ले, अगर इस एरिया को अगर हम ले लें, इस एरिया को ले लें, तो ये तो ग्राफ है जो ये लाइन, ये तो सेटिस्फाइड कर लिया, इसके नीचे आ गया वाला एरिया। लेकिन क्या इसके नीचे ये वाला एरिया है? नहीं, ये इसको ऊपर है, ये उसके ऊपर हो गया था, मतलब हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर पाया? नहीं कर पाया, इसमें सहमति नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए ये लाइन के नीचे ये वाला एरिया और इस लाइन के भी नीचे यही एरिया हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस एरिया को एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस एरिया में क्या हुआ
कि दोनों आपका इक्वेशन सहमति जता दिया। देखिए इस लाइन से इस लाइन है, इस लाइन का जो नीचे वाला एरिया यही होगा, इस लाइन का भी नीचे वाला एरिया यही होगा। तो ये दोनों ग्राफ के जो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका यही एरिया है जो सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ जाइए। अगर जैसे लेस देन इक्वल टू बोलते हैं मतलब इसको बिलो द लाइन चाहिए एरिया। ठीक है, बिलो द लाइन ये हो गया। आप एक चीज और याद रख लीजिए कि इस जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया कितने पॉइंटों से मिलकर बना हुआ। हालांकि पॉइंट तो बहुत सारा है, लेकिन जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट क्या क्या है देख लीजिए। ये पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इतने पॉइंट से मिल करके आपका ये रीजन बना हुआ है, ये एरिया बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला हमारा सी था, ये सी पॉइंट था। तो सी पॉइंट, और सी पॉइंट कितना था 0,4, 0,4। दूसरा हमारा क्या था, ई था, ई था, ई था। लेकिन ई का वैल्यू अभी तक हमने फाइंड नहीं किया है, अभी मैं वो बता रहा हूँ किस तरीके से फाइंड करना है। इसके बाद हमारा ए था, ए एरिया था, ए पॉइंट था। ए पॉइंट कितना है 4,0। बात समझ में आया। उसके बाद हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये इस तो ओरिजिन है, यहाँ पर 0,0 लेना है, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। और ये ई निकालना है, अब हमको निकालना है ई। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लीजिए निकालना हो तो करना कुछ नहीं है, बस ये दोनों इक्वेशन को पकड़ना है और सीधा सॉल्व कर डालना है। तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड था। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। पहला इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, प्लस है तो माइनस का साइन, प्लस है तो माइनस साइन, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का साइन। अब देखिए 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से अगर एक x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो कितना होगा 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गया। अगर हम y का वैल्यू निकाला है, इस x की वैल्यू को किसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए x प्लस 2y अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम पुट करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये 4 इस 4 में से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉइंट निकला है कितना निकला, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, मतलब ये निकला है 4,2। ये कितना निकला है 4,2। आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया इतना बताने के बावजूद भी, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजन एकेडमी के ही नाम से, वहां पर जाकर के फटाफट कमेंट कीजिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। आपको पूरा पीडीएफ भी देंगे, इसके साथ साथ में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पर आपको बताएंगे। और अभी भी आप एग्जामिनेशन में 4 दिन बाकी है भाई, 4 दिन में किसी भी वक्त निकाल करके अगर आधा घंटा इस वीडियो को देख लिए ना भाई, तुम्हारा अगर 10 नंबर फिक्स नहीं हो जाएगा तो जो बोले तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन किस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स को नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या क्या पॉइंट मिला है। सबसे पहले पॉइंट मिला है ए कितना है 4,0। दूसरा पॉइंट हमें मिला है आपको सी मिला है 0,4। उसके बाद मिला है आपको ई 4,2। यही 3 पॉइंट मिला है। देख लीजिए ना, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बाकी तो कोई इसमें और पॉइंट दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पर हम लोग जेड को चेक करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देख लीजिए, और आप सभी को पता होगा कि जब अगर किसी भी 2 पॉइंट अगर दिया हो तो उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर एक x की पॉइंट होगी दूसरी y की वैल्यू होगी, तो हम लोग एक एक करके पुट करते चलते हैं। तो ठीक है, जेड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देख लीजिए -3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ 4, तो 4 प्लस
4 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12। कितना आ गया? -12 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जेड सी चेक करते हैं। जेड सी इज इक्वल टू फिर क्या है, -3x हमारा इक्वेशन प्लस 4y। ठीक है, -3 इंटू एक्स की वैल्यू सी में कितना है? 0 है, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? 4 है। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये तो मिलकर 0 देगा, ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। मतलब यहाँ पर 16 आ गया। देन हम लोग क्या करते हैं कि जेड ई चेक कर लेते हैं। जेड ई इज इक्वल टू -3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ठीक है, तो -3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है, प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या देगा? -12 प्लस 8, यहाँ कितना हो जाएगा? -4। आपको 3 पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये कितना मिल गया? आपको 3 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि मिनिमाइजेशन किस पॉइंट पर मिला आपको। क्वेश्चन यही पूछा है कि हमें मिनिमाइज का वैल्यू चाहिए, मिनिमाइजेशन का वैल्यू चाहिए। तो आप तीनों वैल्यू देख लीजिए कि यहाँ -12 आया है और यहाँ 16 आया है, यहाँ -4 आया है। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर आया है? सबसे कम यही पॉइंट पर आया है ना, जेड ए पर ही आया है। तो कितना है? तो जेड ए इज इक्वल टू कितना? -12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बना के लिखेंगे कि मिनिमाइज एट पॉइंट 4, कितना पर आया है? हाँ, 4,0 इज इक्वल टू -12 आंसर। जितना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर इसी क्वेश्चन में मिनिमाइज के बदले पर अगर मैक्सिमाइज पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे आप? कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर आपका सेम होना चाहिए। सेम इसी प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करेंगे। बट उसमें करना क्या है, जब इस तरह का पूरा आंसर जब निकाल लेंगे तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पर हमने निकाला है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू मैंने निकाला है, कहाँ निकाला है? जेड सी पर निकाला है, 6। इसका मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन में मिनिमाइज के बदले पे अगर मैक्सिमाइज होता तो हम लोग आंसर क्या देते? आंसर 16 देते। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को देख लिए होंगे और इसके साथ साथ आप अपना 5 नंबर फिक्स कर लिए होंगे। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वैसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा और उससे भी आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है। वो है इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन, जो आपका लगभग हर ईयर में वो क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और मैंने लिया हूं जो इनवर्स मैट्रिक्स का है। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स 0 2 3 0 2 4 0 0 5। देख लीजिए, सबसे पहले क्या है कि इनवर्स मैट्रिक्स पर दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। कितना टाइप्स का बनता है? 2 टाइप्स का। 2 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 टाइप्स का, 2 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड मेथड दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री, बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री देखिए, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए यही 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड एंड बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर पूछते समय अगर ये दोनों में से किसी पॉइंट को अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स पूछा हुआ है, अगर इसमें अगर डायरेक्ट अगर किसी चीज को मेंशन कर दिया जाता है कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, तो आपको इसी मेथड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सीधा पूछ दिया कि फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स, तो आप इंडिपेंडेंट है, ये दोनों में से किसी आपको चुन लीजिए कि कौन मेथड आपको आसान लगता है, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे सभी बच्चों को कि अगर इस तरीके से नहीं अगर लिखिए
कि फाइंड दी इनवर्स मैट्रिक्स, सिंपल ऐसा ही लिखिए। तो आप सभी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग ना डिटर्मिनेंट मेथड को यूज कीजिए, क्योंकि ये आसान भी है, टाइम भी कम लेगा और चीजें आपको अच्छे तरीके से हो भी जाएगा। देखिए हालांकि है भी, ये भी आसान है ये भी आसान है, इसमें भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन यही है कि इसमें 3-4 स्टेप बढ़ जाता है, बात उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज जो हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो के थ्रू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि अगर ये आसान है तो सर सिर्फ आसान ही बता दिए, नहीं, आपको एलिमेंट्री मेथड को भी बाय यूजिंग बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक और छोटा सा वीडियो देंगे, ओनली फॉर 5 मिनट्स का वीडियो। उस वीडियो में एलिमेंट्री मेथड को यूज करते हुए आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप सभी एक फॉर्मूला को याद रखिए कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप किसके वीडियो पर पढ़ रहे हैं, गुरुजन एकेडमी बाय इंजीनियर परवेज आलम के थ्रू। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन में आपको हम हर एक एक स्टेप को आपको काफी बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। आप एक बेर वीडियो को देख लीजिए, ओनली फॉर एक मरतबे, ठीक है, उसके बाद आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। आप एग्जाम दे भी देंगे, पास आउट भी हो जाएंगे, फिर भी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि अगर सिर्फ 12th क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसका यूज यही है, नहीं भाई। अगर आप ग्रेजुएशन अगर मैथ ऑनर्स से करेंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, इंजीनियरिंग में आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी कोई भी ब्रांच अगर चूज करेंगे तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर, उसमें आपको कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। उसमें ये मैथमेटिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर इनवर्स इनवर्स मैट्रिक्स बोल के एक चैप्टर ही है पूरा। यहाँ पर हम लोग तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अलग अलग पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है, एक टॉपिक को लेकर के एक पूरा एक चैप्टर ही बना हुआ है। तो आप किसी भी चीज को इस तरीके से पढ़ें, ऐसा मत समझ लीजिए कि आज यूज होगा कल नहीं, नहीं, हर एक जगह पर उस चीजों का यूज होता है भाई। आप ठीक है, लोग इस तरह का कम्युनिटी बना दिया हुआ है कि भाई जिंदगी और साइंस थीटा cos थीटा पढ़े, उसका यूज कहाँ है? अरे भाई किस चीज का यूज नहीं है। अगर मान लो कि किसी तरीके का अगर आप ब्रिज बना रहे हो, ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि ब्रिज बना रहे हो या घर बना रहे हो, जब तक वहां पर एंगल अगर फाइंड नहीं कर पाओगे, कितने एंगल पर देंगे, कितना एंगल पर परफेक्ट पिलर होगा, जब तक आप बना पाओगे तो कहाँ यूज नहीं होता है भाई, cos थीटा और sin थीटा का सब्जेक्ट यूज होता है। वही ये बात बोलता है कि वो जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा ठीक से, इसीलिए वो ये बात बोलता है। ठीक है, चलिए बाय द वे इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं बैक। क्या करना है हमें, फाइंड द इनवर्स मैट्रिसेस, फाइंड द इनवर्स मैट्रिसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, क्योंकि बिना नाम का इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, हर किसी चीज का किसी चीज का नाम है। ठीक है, तो हम इसको क्यों छोड़े अधूरा, इसका भी नाम डाल देते हैं। भैया तुम्हारा जो हम नाम दिए हैं वो नाम दिए ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा मैट्रिक्स को ले लीजिए, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। इसको हम लोग क्या करें कि मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने से सबसे पहले एक बेसिक चीज समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्फिग्यूरेशन। ठीक है, साइन कन्फिग्यूरेशन। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग को साइन समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में जो फॉर्मेट होता है साइन या किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू, सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है उसका क्या लिखते हैं, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर हो जाएगा आपको प्लस, फिर माइनस, फिर समझ में आ गया होगा कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है भैया। अगर ये चीज नहीं समझे ना तो सारा क्वेश्चन को तो बना लोगे लेकिन आंसर आपको कभी जिंदगी में सही नहीं आने वाला है। तो हर एक चीज जो हम जितना चीज आपको इस बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, सभी चीजों का भाई इंपोर्टेंस है इस क्वेश्चन में, इसे लिख रहे हैं। ज्यादा फालतू चीज हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं सॉरी, क्योंकि हमारा इस फॉर्मूला में ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग एक एक स्टेप को निकालते चले। तो यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट है तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट की तरह बनाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में सीधा खंबा होता है। ठीक है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन आप एक चीज याद रख लीजिए, ये जो लाइन है ऐसे जो खड़ा हुआ है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। और ये जो इस तरीके से जो रो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। इसको अपने भाषा में समझा दे आप लोगों को। ये खड़ा रेखा, खड़ा रेखा मतलब कॉलम, परा रेखा मतलब रो, खड़ा रेखा परा रेखा, खड़ा रेखा परा रेखा मतलब खड़ा रेखा। रेखा नाम आप लोग को ज्यादा याद रहेगा इसीलिए बोले खड़ी रेखा कॉलम, परी रेखा रो, खड़ी रेखा कॉलम, परी रेखा रो। आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो जो खड़ा है, ये जो खड़ा है इसको खड़ी रेखा को हम लोग बोलेंगे कॉलम, ऐसे जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हम लोग बात कर, इसको हटा दिए, आप लोग लिख लीजिएगा समझने के लिए। अब देखिए इसका मैट्रिक्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साइन देते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये फर्स्ट है, ये इसको हम लोग 1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ब्रैकेट, इस तरीके से डिटर्मिनेंट का सिंबल दे देंगे। आप यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलना। आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर कोई 3 रो इक्वल टू, अगर मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A33, तो ये देखिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कितना रो का है, कितना रो और कितना कॉलम का, तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 टू, 3 रो है। देखिए एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो R1 R2, ये R3 और कॉलम की बात करें, देखिए ये पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसको लिखना चाहें तो C1 C2 C3। 3 रो और 3 कॉलम से मिलकर के हमारा ये मैट्रिक्स रेडी है। सेम यहाँ पर वही चीज करना है। देखिए अगर मान लीजिए कि A11 को अगर सेलेक्ट किए तो हमारा इस वाले लाइन वाले को और इस वाले लाइन को हमको लेना ही नहीं है। मतलब उसके जो नीचे जितना भी नंबर होगा उसको हमको नहीं लेना है। इसके रो में आमने सामने, देखिए आमने सामने, इधर वाले को नहीं लेना, नीचे वाले को नहीं लेना। बाकी हमारा क्या बचा, बाकी जो हमारा बचा 2 4 0 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन था, ये प्लस है तो प्लस, फिर सेकेंड में क्या है माइनस। अब क्या हम लोग लेंगे 2 को लेंगे तो 2, फिर इस तरह के डिटर्मिनेंट का साइन साइन बना देते हैं। अब देख लीजिए इस 2 के सामने वाले को, फिर 2 के सामने वाले को नहीं लेंगे, फिर इसको रो वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, तो सामने वाले को नहीं लेंगे, तो सामने वाले को नहीं लिए, इसको नहीं लेंगे, तो हमारा क्या बचा, 0, ये 0 बचा, फिर ये 0 बचा, फिर हमारा क्या बचेगा, ये 4 और 5, 4 और 5। सेकेंड में हमारा क्या है प्लस, और हम लोग अब इसको सेलेक्ट करते हैं 3 को, 3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नहीं लेंगे, इस लाइन को इसको नहीं लेंगे और ये कॉलम वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 0 2 0 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का हो गया काम तमाम। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखिए 1 ब्रैकेट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, लेकिन पहले वही नंबर पे लिखेंगे जो पहला स्थान पर होगा। तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, फिर माइनस 0 इंटू 4 0, फिर -2,
फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, तो 0 इंटू 5 0, माइनस 0 इंटू 4 0, फिर +3, फिर +3, इसमें भी पहले इसका मल्टीप्लीकेशन फिर इसका मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 0, उसके बाद होगा माइनस 0 इंटू 2, समझ में आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 1 इंटू, अब देख लीजिए 10 माइनस 0 कितना होगा, 10 देगा, फिर -2 इंटू, और 0 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो 0 देगा, +3 इंटू, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा, 0 इंटू 2 0 ही देगा। ठीक है, ये हमारा 0 देगा, ये भी 0 देगा, तो हमारे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10। हमने क्या किया कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ A तो निकाल लिया। अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अब हमको सिर्फ निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, निकालेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स हमारा निकल गया। इसके बाद जो हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री मेथड, बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हॉट क्वेश्चन बनता है। मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो टाइप का बनता है, आपको निकालने दे देगा इनवर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड और बाय यूजिंग एलिमेंट्री मेथड। ये दो टाइप आपका फिक्स है, दोनों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, वो क्वेश्चन था आपका फिक्स है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमको इस बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सारी चीजों को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जैसे आप किसी को लव लेटर लिखते हैं। निकाल लिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, निकाल लिया है, कितना आ गया हमारा 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया डिटर्मिनेंट हमारा, ये मैट्रिक्स था। ये मैट्रिक्स क्या था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये मैट्रिक्स था। इसी के साथ में हम लोग इसको भी लिख लेते हैं ताकि हमको रिलेट करना आसान हो जाए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये पोजीशन है हर नंबर का। A11 के जगह पर 1, A12 के जगह पर 2, A13 के जगह पर 3, लाइक दिस। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया है, इसका यूज करेगा क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करते समय आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का, इसीलिए हमने इसको लिख दिया है। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स बी है, बी लिखेंगे, तो अगर उसको लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे कि M11 M12 M13 फिर M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि M11 M12 M13 ये सब का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद इसका हम लोग डैश निकाल देंगे, और डैश निकाल देंगे तो वही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और डैश कहने का मतलब ये हुआ कि रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल जाएगा। और ये सब निकालने के लिए हम लोग इस सब का यूज करेंगे, इस सब वैल्यू को हम लोग ये निकालेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया था ऑलरेडी इस साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस। इस साइन का हम लोग इसलिए लिखे कि इसका यूज पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे M11 इज इक्वल टू, और M11 और M11 निकालेंगे। अब चलिए अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका M11। तो सबसे पहले A11 को देखिए, तो अगर हम A11 को अगर लेते हैं ना, तो ये वाले रो को हमको नहीं लेना पड़ेगा
और ये कॉलम को हमको नहीं लेना पड़ेगा, ये दोनों को हम लोग को काउंट नहीं करना पड़ेगा A11 को M11 को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए A11 M11 दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों को अलग मैंने इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ पर वैल्यू निकालते हुए आसान हो। अगर A11 निकाल देंगे तो फिर A11 लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया। M11 निकालेंगे, M11 निकालने के लिए सबसे पहला साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर हम लोग साइन देंगे प्लस का। ठीक है, उसके बाद A11 की जगह पर क्या 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर डिटरमिनेंट का साइन। अब देख लीजिए कि इसके रो वाले को कॉलम वाले के नहीं लेते, इसका रो वाला नहीं होगा, ये कॉलम वाला को हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे, इसको हटा देते थे। हमारे पास क्या बचा 2405, क्या बचा 2405 इतना बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 2 को 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, 2 को 5 में 0 को 4 में, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मतलब कि M11 की वैल्यू कितनी आ गई 10, M11 की वैल्यू कितने आ गए 10 आ गए। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि M12 की निकालेंगे, M12 की निकालेंगे। ठीक है, अब M12 के निकालने के लिए सेकेंड वाला का हम लोग साइन क्या है, सेकेंड का साइन माइनस है, हम लोग माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये 2 है, क्या है 2 है, तो हम लोग 2 को लेंगे, फिर 2, फिर हम लोग डिटरमिनेंट का साइन। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 का जो कॉलम है, ये कॉलम इसको हम लोग जो नहीं लेंगे, और इसके सामने जो 2 का जो वैल्यू उसको नहीं लेंगे। अगर इसको पूरा अगर नहीं ले रहे हैं, इसको पूरा अगर नहीं ले रहे हैं, और इसको अगर नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा 000045 0045। ठीक है, इसी तरीके से -2 और ये 0 का 5 में मल्टीप्लिकेशन 0, माइनस ये 0 का 4 में मल्टीप्लिकेशन 0, कितना देगा आपको -2 दे देगा। इसी तरीके से आपको पूरा M11 निकालिए, फिर M12 निकालना है, M13 इस सबका निकाल करके फिर उसका हम लोग जॉइंट निकाल करके इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके करते रहें। M13 निकालने के लिए फिर साइन कितना है, प्लस का साइन है, फिर प्लस साइन देंगे। फिर उसके बाद देख लीजिए M13 की जगह पर क्या 3 है, ये आप तो समझ जाइए A11 A12 A13 A11 A12 A13 A11 का हम लोग काम कर लिए, A12 का कर लिया, अब A13। आप A13 में क्या करेंगे, ये वाले रो को नहीं, कॉलम को नहीं लेंगे, और फिर ये वाला रो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कॉलम ये वाला नहीं, तुम्हारे पास क्या बचा 0200। ठीक है, 3, हमारे पास क्या बचा 0200, 0200 इज इक्वल टू +3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, तो हमारे पास क्या दे दिया, एक प्लस का 3 दे दिया। M13 की वैल्यू भी हमें निकल गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं M14 का। M14 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए, अब सेकेंड ये वाला हमारा ये वाला अपना काम कर लिए। अब हम लोग इस पर आते सेकेंड रो पर, ये क्या है साइन, क्या है माइनस का साइन, तो माइनस देंगे। और यहाँ भी देख लीजिए, इसको मैं इस मैट्रिक्स को फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको और फ्रेश समझ में आए, तो बाकी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 0 2 4 0 5 0 0 5। ठीक है, अब हम लोग क्या किया, इसका तो काम कर लिया। अब हम लोग सेकेंड वाले रो पर बात चलते हैं, हम लोग इसको लेते हैं 0 को। अब इसमें 0 ये वाला A12 की बात हम कर रहे हैं, A12 की। ठीक है, समझ गए ना, A21 की। तो अगर मान लीजिए A21 के सामने कौन है, ये रो है, इस वाले रो को हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे, और इसके जो कॉलम को एज्यूम नहीं करेंगे, और बाकी इसके जो इसका जो रो है, ये रो, इस रो को नहीं लेंगे। ठीक है, इस कॉलम को नहीं लेंगे, इस रो को नहीं लेंगे। हमारे पास क्या बचा 0 होगा, फिर ब्रैकेट, क्योंकि हमने 0 को लिया पहले। ठीक है, 0। अब हमारे पास क्या बचा, क्या 2305, तो 2305। ठीक है, तो हमारा क्या दे देगा, ये तो ऑलरेडी 0 ही दे देगा, 0 दे देगा। M14 की वैल्यू कितना आ गया 0, इसलिए 0 का देखिए 0 का मल्टीप्लिकेशन बिना किसी नंबर में करेंगे, रिजल्ट में भी 0। ठीक है, M14 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, M15 निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सारा वैल्यू को सबसे पहले हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमको लास्ट में काम पड़े। तो सबसे पहले M11 कितना निकाला है, M11 हम लोग निकाले हैं
कहाँ गया M11 10, M11 10। उसके बाद हम लोग निकाले M12 कितना निकाले हम लोग -2। उसके बाद हम लोग निकाले M13 कितना निकाले हम लोग 3। उसके बाद हम लोग निकाले M13, सॉरी यहाँ पर M14 नहीं होगा, M21 होगा, M21 ठीक है। M21 कितना निकाला है, M21 निकाले 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग M21 तक पहुंच गए, M21 तक निकाले मतलब A21 निकाल लिए। अब हम लोग बात करते हैं M22 की। M22 इज इक्वल टू, और साइन कन्वेंशन आप सभी को पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे M22 का, M22 का, और M22 के मतलब क्या है, साइन प्लस का है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे साइन प्लस का। अब इसके जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 2 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, M8 की जगह पर क्या है, 2 है। ये 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले रो को नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाले रो को नहीं लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे, तो हमारे पास बचा क्या, 1 3 0 और 5, 1 3 और 0 5, ठीक है। तो 2 1 3 0 और 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 1 5 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या मिल गया, M22 मिल गया 10, M22 मिल गया 10 मिल गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं M23 का, M23 का, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए इसी तरीके से करना है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो और ज्यादा लंबा बन जाएगा, तो थोड़ा फास्ट चल करके और वैल्यू को फटाफट निकालते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम ये फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग M23 की बात करते हैं। M23 ये है, M23 ये है, ये देखिए। तो अब क्या करना है, हमको इसको लेना है, इसमें इसको लेना है, इसको 4 को लेना है, तो 4 फिर डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन। आप हम लोग क्या करेंगे, ये वाले लाइन को नहीं लेंगे और ये वाले रो को नहीं लेंगे, ये कॉलम को नहीं लेंगे, इस रो को नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 0 2 0 0, हमारे पास 0 2 0 0, ठीक है। इसका 4 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, रिजल्ट विल बी 0। तो M23 का वैल्यू मिल गया, M23 का वैल्यू मिल गया कितना, 0, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। A इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। तो हमने इसका काम कर लिया, ऐसा कर लिया। अब नीचे वाले पर आते हैं A31 पर। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे M31 इज इक्वल टू अब देखिए M31 का जगह पर ये 0 है, तब 0 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस ही देना है 0, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए, ये 0 का रो में ये इसको नहीं लेंगे, इसका कॉलम वाले को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। हमारे पास क्या बचा, 2 3 2 4, 2 3 2 4। अब देख लीजिए, तो M31 इक्वल टू क्या रहेगा, 0 से इसको सॉल्व भी कर लेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी 0 ही आएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, M31 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि M32 का, और M32 के जगह पर आप देख लीजिए, M32 के जगह पर क्या है, 0 है, ये 0, ठीक है। और जब माइनस का साइन है तो 0 के सामने माइनस का साइन लगाते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लो देखिए, 0 के सामने ये कॉलम का नहीं लेंगे और इसके रो का नहीं लेंगे, तो क्या हमारे पास बचा 1 3 0 4, 1 3 0 4, लेकिन 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट विल भी 0 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, M32 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको सिर्फ एक निकालना है जिसका वैल्यू है M33, ठीक है। तो M33 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, M33 निकालने के हमारा नंबर क्या था, 1 था 2 था 3 था, 0 2 4 0 0 5, यही था हमारा मैट्रिक्स। अब देखिए हमको M33 निकालना है, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस देंगे, उसके बाद जगह पर क्या 5 है तो 5 देंगे, फिर डिटरमिनेंट का साइन। अब हमें इस रो कॉलम को नहीं लेना है, इस रो को नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा। अब देखिए ये 0 देखिए क्या हो जाएगा, 5
ठीक है, जीरो का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ, इसका टू के साथ क्या जाएगा, जीरो माइनस जीरो, और जीरो क्या जाएगा, जीरो। मतलब क्या आ गया कि M33 का वैल्यू भी कितना आ गया, जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा आप लोगों को बोरिंग टाइम रहा होगा क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है, लेकिन आपका इतना देखिए, अगर भाई अगर 5 नंबर चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर यूं ही नहीं मिलता है, ठीक है, तो इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हमने सारा वैल्यू निकाल दिया, जितना वैल्यू निकालना था सबका सब वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बोले थे कि ये हम इस सारा वैल्यू निकाल करके उसका क्या कर देना है, हमको क्या कर देना है, इनवर्स कर, ये डैश निकाल देना। अब देखिए इसका डैश कैसे निकलेगा, तो डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। तो हम लोग इसी का पहले डैश निकाल लेते हैं, ताकि इस वैल्यू को पुट करना हमको आसान हो जाएगा। क्या करना है कि रो कॉलम में, ये रो है ना, इस रो को कॉलम में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, M11 M12 M13, ठीक है। और ये वाला जो हमारा कॉलम है इसको ऊपर में ले जाएंगे इसके बदला में, तो हमारा क्या आ जाएगा M21, उसके बाद M31, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये वाला जो इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पर M22, फिर आ जाएगा M23, और यहाँ पर हमारा जाएगा M32 और M33, यही होगा, ठीक है, यही होगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया आपको डैश। मतलब क्या हुआ कि रो कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डैश। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। M11 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं, ठीक है। M2 का वैल्यू कितना निकाले, M2 का वैल्यू 0 निकाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकाल दिए, M31 का वैल्यू कितना निकाले, 0 निकाले हैं। इसके बाद M12 का वैल्यू निकाले -2, उसके बाद M22 का वैल्यू निकाले 10, उसके बाद M32 का वैल्यू निकाले हमने 0, उसके बाद M13 का वैल्यू निकाले 3, उसके बाद M23 का वैल्यू निकाले 0, M33 का वैल्यू निकाले 0। ये हमारा जा करके तैयार हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद हमारा जाकर के एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, ठीक है। 5 नंबर अगर लाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा भैया, अदरवाइज फ्री में कौन किसको क्या देता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल दिए। क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, 10 0 0 10 0 0, उसके बाद -2 10 0 -2 10 0 -2 10 0 3 0 0 3 0 0, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और अब क्वेश्चन हो गया आपका काम तमाम, ठीक है। तो ए इनवर्स फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकालना है, 10 निकालना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारा 10 0 0 -2 10 0 3 0 0, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ठीक है, इसको हर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1/10 × 10 कितना देगा आपको, 1 देगा। 1/10 × 0 कितना देगा, 0। 1/10 × 0 कितना देगा, 0। फिर 1/10 × -2 तो -1/5 दे देगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 10 में करेंगे तो हमारा कितना दे देगा, 1 दे देगा। इसका 0 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 दे देगा। फिर 1/10 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो 3/10 देगा। 1/10 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे तो 0 देगा। 1/10 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे तो 0 देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में हर एक चीज अच्छे से आया होगा। अभी भी अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो, अभी भी आप लोगों के पास 4 दिन टाइम एग्जाम में बचा हुआ है। आप हमें बेहिचक हमारे गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को काफी मजा आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी देख ले, उनका भी कुछ काम बन जाए, 10 मार्क्स फिक्स हो जाए। और क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।